मैम प्लीज। अब हम लोग क्लासेस में जाएं। हरियाणा की जनता की सेवा में कार्यरत सभी हमारे अधिकारीगण व कर्मचारी बंधुओं, आज जैसा हमें एक विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत जिसका नाम है मिशन कर्मयोगी, इसके पहले सत्र में हम लोग बैठे हैं। इसके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। हम जानते हैं कि अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने सामने एक बहुत बड़ा लक्ष्य ये रखा है, और वो लक्ष्य है कि अपने देश का स्थान दुनिया में कितना ऊंचा कर सकते हैं, देश को कैसे विश्वगुरु बना सकते हैं। और इस काम को करने के लिए हमें देश के साथ साथ अपने अपने प्रदेशों में भी काम करना होगा और उन प्रदेशों को भी ऊंचा उठाना होगा। हर एक प्रदेश को अपने आप को आगे बढ़ाते हुए देश के गौरव के साथ अपने आप को जोड़ना होगा, अपना योगदान देना होगा। आखिर तो प्रश्न उठता है कि ये काम कौन करेगा? क्या केवल मोदी जी इस काम को पूरा कर पाएंगे, अथवा केवल केंद्र सरकार, मोदी जी की सरकार ही इसको काम को कर पाएगी, या फिर प्रदेश की सरकारें इसको कर पाएंगी? उत्तर है कि नहीं, अकेला कोई नहीं कर पाएगा। हम सबको मिलकर ये करना होगा, संपूर्ण जनता को साथ लेकर के करना होगा, और इसकी जिम्मेवारी हम सबकी है। जब हम सबकी जिम्मेवारी मैं मानता हूं, तो मैंने हमेशा ये कहा है कि हम हरियाणा के सब लोग मिल करके हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस संबोधन के साथ अपने काम को शुरू करेंगे। आखिर हम सरकार के नाते से, जनता हमको 5 वर्ष के लिए चुन के भेजती है, और हम सब आपके साथ मिलकर, चाहे जो अधिकारी हों अथवा कर्मचारी हों, इन सबको साथ लेकर के और हमें आगे चलना होगा। प्रदेश के सब नागरिक ये भी इसमें सहयोगी बने, तब ये संभव है। मित्रों, सरकार चलाने वाले सब नेता हों अथवा अधिकारी कर्मचारी हों, सभी को जनता के साथ मिल करके, कंधे से कंधा मिला करके इस काम को आगे करना होगा। परंतु प्रश्न पैदा होता है कि क्या ये काम हम कर सकते हैं? मेरा उत्तर है हाँ, कर सकते हैं, कर सकते हैं, निश्चित रूप से कर सकते हैं। भले ही देश को आज़ाद हुए आज 75 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, हरियाणा बने भी 58 वर्ष हो गए हैं। इन चीज़ों को पूरा करने में अभी कुछ कमी है, और इस कमी को दूर करने के लिए हमें अपना सर्वोच्च लक्ष्य इसको सामने रख करके ये करना होगा। और सर्वोच्च लक्ष्य तभी हम कर सकते हैं कि जब वे विशेष मनस्थिति से इस काम को आगे करें, और वो विशेष मनस्थिति है जन सेवा। इस जन सेवा को हमको मिशन बनाना होगा, और ये मिशन बना करके जनता की सेवा करना, जब ये हम करने लगेंगे तो इसी को प्रधानमंत्री जी ने मिशन कर्मयोगी का ये नाम दिया है। तो उस मिशन कर्मयोगी के अंतर्गत हमें कुछ न कुछ करता है। हरियाणा 2 करोड़ 80 लाख लोग, ये हमारी जनता केवल नागरिक नहीं है, बल्कि ये हमारा परिवार है। इसको हमको अपना परिवार मानना होगा, और यदि हम अपने इसको परिवार मानेंगे तो हमारा इसके साथ संबंध जुड़ेगा, और परिवार मान करके ही आखिर हम कर्म करेंगे तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। कर्मयोगी का अर्थ गीता में स्पष्ट लिखा है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हम कर्म वो करें जो सेवा भाव से किया जाए, कर्म किसी अधिकार के साथ न जोड़ा जाए। तो इसलिए इस कर्म की व्याख्या की गई है। और निश्चित रूप से आखिर जब हम कर्मयोगी की बात करते हैं तो ऐसे अभ्यास वर्गों में हमारी एक प्रकार की ट्रेनिंग होती है, हमारा एक प्रकार का हमको विचारधारा, इसमें एक अंतर होता है। विचारधारा हमेशा किसी न किसी खास विचार से जुड़ी होती है। खास तौर पर जैसे हम देखते हैं कि राजनीतिक तौर पर अलग अलग विचारधाराएं देश में चलती हैं। कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है, कोई किसी विचारधारा को मानने वाला है, लेकिन हम अधिकारी कर्मचारियों को, हमको नैतिकता का ध्यान रखना है। किसी प्रकार की राजनीति से ओतप्रोत होकर के अपना काम नहीं करना है। ये हमारा व्यक्तिगत मामला है। जहां हम विश्वास रखें, जिधर विचारधारा में हम रहें, वहां हम रहें। लेकिन नैतिकता, आखिर नैतिकता क्या है? नैतिकता के कुछ लक्षण है। नैतिकता ईमानदारी है, नैतिकता समय पालन है, नैतिकता कामचोरी नहीं होनी चाहिए, ये नैतिकता है। नैतिकता में मीठा वचन बोलना चाहिए,
किसी को ठेस न पहुंचाएं, ये नैतिकता है। नैतिकता में अपनी क्षमताओं का दोहन करके और सेवा में पूरे रूप से लगाएं, ये नैतिकता है। क्या ठीक है क्या गलत है, इसकी पहचान वास्तव में ये नैतिकता है। और नैतिकता में आचरण, व्यवहार, ये भी उतने ही जरूरी हैं जितना एक सामान्य व्यक्ति से अच्छे कामों की अपेक्षा की जा सकती है। आखिर तो ये सब करने के लिए आज का ये कार्यक्रम ये रखा गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारा पूरे प्रदेश भर में ये कार्यक्रम चलेगा। कर्मचारियों की, अधिकारियों की, उनकी क्षमता, ये क्षमता बढ़ाने के लिए ही इसका जो हम आयोजन कर रहे हैं, इसके नाते से हम आगे बढ़ेंगे। हमारी क्षमता में कैसे कर्मचारी अधिकारी सक्षम बने, कैसे उसकी क्रिएटिविटी और इनोवेटिव ये विचार उसके मन में आए, नया क्या कर सकते हैं, ये उसके मन में हमेशा रहना चाहिए। उसकी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़े, प्रोएक्टिव होकर के कैसे काम करें। हमने हरियाणा में बहुत से काम किए हैं जो एक प्रकार से एकदम क्रिएटिव हैं, एकदम इनोवेटिव हैं। उदाहरण के तौर पर परिवार पहचान पत्र, ये हमारा एक इनोवेटिव आइडिया है। हम इस प्रकार से प्रोएक्टिव होकर के लोगों को जो सेवाएं देते हैं वो प्रोएक्टिव होकर के देते हैं। ये सब काम हमारे लिए क्षमता के वर्धन का एक प्रोग्राम है। निश्चित रूप से ध्यान रखते समय हमको तकनीकी तौर पर इस मिशन कर्मयोगी हरियाणा को हमको आगे बढ़ाना है। प्रधानमंत्री जी ने 11 जून को नई दिल्ली में जब कर्मयोगी मिशन का एक प्रारंभ किया था, उस समय उन्होंने कहा था कि व्यवस्थाओं में विश्वास बढ़ाना वास्तव में ये सरकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी है। आज व्यवस्थाएं हमें बदलनी है, व्यवस्थाएं बदलेंगे तो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि हम लोग इस हरियाणा में हरियाणा कर्मयोगी मिशन को प्रारंभ करने वाला देश में पहला राज्य है। और मूल्य आधारित हमारा आचार व्यवहार हो, आदर्श कैसे स्थापित हो, और ये सब चीजें आगे हमको बढ़ानी है। ये नहीं है कि आज हम नई कोई आदर्श स्थापित कर रहे हैं अथवा मूल्य बना रहे हैं। वास्तव में ये समाज के अंदर या किसी व्यवस्था में पहले से बने हुए थे, लेकिन समय के साथ साथ ये सब कभी कभी दबते हैं, कभी कभी उनको उजागर किया जाता है, कभी कभी नए मूल्य भी समय के साथ बनते हैं। तो इन सब चीज़ों को पहचान करके, जान करके, और हमको अपनी जिम्मेदारी को एक प्रकार से निभाना होगा और हम इस नैतिकता को आगे बढ़ाएं। यही हमारी एक प्रकार से जिम्मेवारी है। हम कुल मिलाकर के ईमानदारी से काम करेंगे। करुणा और सहानुभूति ये एक दूसरा फैक्टर है। आखिर किसी व्यक्ति का जिसको किसी के लिए काम करना है, उसके प्रति यदि हमारे मन में कोई करुणा का भाव नहीं होगा, सहानुभूति नहीं होगी, तो हम प्रभावी ढंग से काम भी नहीं कर पाएंगे। किसी छोटे मन से ये काम नहीं किए जा सकते, हमेशा बड़े मन से ही ये सब काम किए जाते हैं। आखिर किसी व्यक्ति की जरूरतें हैं, उस व्यक्ति की जरूरत पूरा करना ये हमारा दायित्व है। हम कोई आदमी जरूरत लेकर के आता है तो जरूरत लेके आता तो वो अपनी कोई ना कोई तकलीफ भी साथ में लेके आता है। आखिर तो जब कभी हम नौकरी में लगे होंगे, जब पहले नौकरी में नहीं थे, तब हमारे मन में क्या विचार थे, तब आज से भिन्न विचार थे, अलग विचार थे। हमको भी ये तकलीफें शुरू में ध्यान में आती थी, और जब हम नौकरी में आए हैं, जब सरकारी नौकरी में आ गए, तो आज परिस्थितियां बदल गई हैं। और इस बदली परिस्थितियों के अंदर हम सोचते हैं कि अव्यवस्थाओं को कैसे ठीक किया जा सकता है। सरकारी व्यवस्था, तरीके और सोच, ये सब के सब सामने वाले की तकलीफ को ठीक करने के नाते से हमको बनाने होंगे। एक बार मेरे मन में जो विचार आता है उसको कैसा मैं पूरा करूं। कभी विचार आता था कि मैं एक बार सरकारी सर्विस में हो जाऊंगा तो कुछ बन जाऊंगा तो मैं सब कुछ बदल दूंगा। ये बड़े विचार मन में उस समय आते हैं, लेकिन क्या उन विचारों को पूरा करने के लिए आज उस दिशा में कुछ काम कर रहे हैं क्या? हमें सोचना चाहिए, उस दिशा में काम करके हमको आगे बढ़ना चाहिए। केवल कोई व्यक्ति आता है तो काम को लेकर के नहीं आता है, काम के साथ साथ वो एक तकलीफ लेके आता है। उसकी हमारे से अपेक्षा है कि मेरी तकलीफ कैसे दूर होगी। तो इस नाते से हमको अपने मन में ये विचार करके आगे बढ़ाना होगा। और एक नैतिकता और संवेदनशीलता, इसको भी हमको ध्यान में रखना होगा। नैतिकता क्या होती है, मैं एक और उदाहरण से आपको बताता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री जी का नाम हमने सुना है, अपने देश के प्रधानमंत्री। जब वो स्वतंत्रता आंदोलन के समय जेल में गए थे, जेल के अंदर जाने के बाद परिवार की देखभाल करने के लिए उस समय कुछ संस्थाओं के जिम्मे लगाया जाता था, और उन संस्थाओं को कहा जाता था कि ये परिवार की
सेवा के लिए, परिवार के गुजारे भत्ते के लिए कुछ राशि देकर के आनी है। तो ऐसा ही एक परिवार लाल बहादुर शास्त्री जी के परिवार में जाता था उस संस्था के नाते से, और वहाँ कुछ पैसे दे के आता था। और जो पैसे दे के आता था तो उसके बाद जब उनकी पत्नी लाल बहादुर शास्त्री जी को मिलने के लिए जेल में आई, लाल बहादुर शास्त्री जी ने पूछा, क्या आपके घर में कुछ, यानी अपने घर में कोई व्यवस्था के नाते से कोई दिक्कत तो नहीं है? तो उन्होंने बताया, एक अमुक सज्जन आते हैं, महीने के वो 50 रुपये देकर जाते हैं, 40 रुपया हम खर्च करते हैं, 10 रुपया बचा लेते हैं ताकि आगे कभी काम आए। शास्त्री जी ने सुन लिया। शास्त्री जी ने सुनने के बाद और अपनी पत्नी को तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब वो संस्था के व्यक्ति वो जब जेल में मिलने उनको आए तो उनको बुलाकर शास्त्री जी कहते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप हमारे घर में 50 रुपये महीने का दे के आते हैं, लेकिन मेरा एक निवेदन है कि अगले महीने से आप 50 रुपये ना दे करके आए, आप केवल 40 रुपये दे के आए, क्योंकि मैंने पता कर लिया है मेरे परिवार का गुजारा 40 रुपये में हो जाता है। अब ये है नैतिकता। नैतिकता कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो कहीं से बाहर से आती है, नैतिकता हमारे अंदर से आती है। तो इस नाते से हम नैतिक बने, दूसरे के प्रति संवेदनशील बने, और संवेदनशील बनेंगे तो निश्चित रूप से हम उसके साथ अपना एक व्यक्ति का ऐसा संबंध बनाएंगे कि वो भी जो हम काम करना चाहते हैं उस काम के नाते से हमारे मन में विचार उठेगा कि उसका हम काम ये कर सकें। आखिर तो ये सब चीजें आपको यहाँ बताई जरूर जाएंगी, लेकिन आपको सिखा दिया जाएगा ऐसा नहीं है। इसका रास्ता हमने खुद बनाना है। आखिर रास्ता जब खुद बनाएंगे, सीखना भी खुद है, सिखाना भी खुद है, तब जाकर के विचार हमारा मन में पक्का होगा। हमारा प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिसमें कुल मिलाकर के लाखों परिवार हैं, 70 लाख परिवार का अपना प्रदेश है। और यदि हम कर्मचारियों के बारे में विचार करता हूं तो हमारे 5 लाख ऐसे कर्मचारी हैं, कर्मचारी परिवार हैं। तो क्या ये 5 लाख परिवार 70 लाख परिवारों का ध्यान नहीं रख सकते? ये ध्यान रख सकते हैं। यदि एक परिवार भी, हमारे कर्मचारी परिवार 14 अन्य परिवारों का ध्यान करता है तो हम 70 लाख परिवारों तक पहुंच सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमारा जो लक्ष्य है वो लक्ष्य समाज का उत्थान, और कौन सा समाज? खास करके जो अंत्योदय का समाज है, जो गरीब है, जो पिछड़ा है, उस पिछड़े समाज का ध्यान करना ये हमारा पहला काम है। आखिर तो पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था कि अगर आप समाज को सुखी करना चाहते हैं तो जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है उसको यदि आप लाभ पहुंचाएंगे, उसका मन प्रसन्न होगा, तो ये समाज सुखी होगा। अब प्रश्न उठता है कि आखिर ये सब हम काम करें तो हमको क्या मिलेगा? हम क्यों काम करें? तो क्या मिलेगा? जब इसका प्रश्न करते हैं, एक तरफ तो हमारा दायित्व है क्योंकि समाज के नाते से उन्होंने हमको यहाँ भेजा है, हम नौकरी करते हैं, हम अपने साधन इस समाज से लेते हैं। लेकिन मैं यहीं तक नहीं सीमित रहता, मैं कहता हूं कि आखिर तो इसके बदले में हमको आनंद और संतोष, सुख ये मिलता है। ये क्यों मिलता है? वो इसलिए मिलता है कि हम संवेदनशीलता के नाते से उस विचार को लेकर के आगे चलते हैं कि जो व्यक्ति तकलीफ से में आया था उसकी तकलीफ को हमने दूर किया। तो क्यों दूर किया है, इसके पीछे का भी एक धारणा हमको बनानी पड़ेगी। आखिर जो व्यक्ति सामने आया है उस व्यक्ति का हमारा संबंध क्या है, हमारा उसका नाता क्या है? यदि हमने उसको परिवार मान रखा है तो वो परिवार अपना है। उस परिवार में हर व्यक्ति वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारी माँ बेटी है। आखिर अपने परिवार के सदस्यों की जब तकलीफ को हम समझेंगे तो उसको दूर करेंगे तो निश्चित रूप से हम उसका एक पारिवारिक सदस्य की हम तकलीफ को दूर कर रहे हैं, उसका हमको आनंद आएगा। कैसे करना है? अभी कैसे करना है ये भी आखिर तो हम अपनी योग्यता के आधार पर यहाँ नौकरी में पहुंचे हैं। आपको अब एक नया जो प्रसंग अपने शुरू किया है, कोई भी व्यक्ति कैसे ही नौकरी प्राप्त करता है ऐसा नहीं है। वो अपनी योग्यता, अपने टैलेंट, उसके आधार पर यहाँ पहुंचता है, अपना दिमाग लगाता है और दिमाग लगा करके और वो विचार करता है कि इसकी तकलीफ को कैसे दूर कर सकता हूं। कभी कभी तो हम उसके स्थान पर अपने आप को खड़ा करते हैं कि उसकी जगह मैं होता तो मेरी तकलीफ क्या होती, तब तकलीफ को हम दूर कर सकते हैं। तो तकलीफ दूर करने के लिए हमको अपना सब लगाना है, ये तो ठीक ही है। एक विचार और है साथ में कि हमारी एक टीम, आखिर तो हमारे लाखों कर्मचारी और अधिकारी सब मिलकर काम करते हैं, तो हमको अपनी एक टीम भावना इसको भी विकसित करना है। पहली बात तो हम किसी टीम के सदस्य हैं, उनके साथ मिलकर काम करना है, अकेले अकेले नहीं करना।
टीम के साथ मिलकर करेंगे तो उसका अपना एक लाभ मिलता है। और दूसरा, जहाँ कहीं हमको अपनी टीम बनानी है, आखिर हमारे साथ भी तो नीचे हजारों लाखों ऐसे जो लोग हैं जो नीचे के श्रेणी में काम करते हैं, उस टीम भावना के अंतर्गत उनको भी हमको साथ लेकर के चलना है। और यदि साथ लेकर के चलेंगे तो निश्चित रूप से काम का डबल रिजल्ट निकलता है। और हमेशा मन में भाव सबका यही बनाना जो आज हमको बताया जा रहा है, हमारी टीम के लोगों को भी भावना यही बननी चाहिए। और एक कोई देने की सीमा नहीं होती, हम कितना ही आगे बढ़कर के समाज को दे सकते हैं। एक श्लोक में बोलता हूं, तन समर्पित, मन समर्पित, धन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। तो ये कोई सीमा नहीं है देने की, हम कितना ही समाज के प्रति योगदान कर सकते हैं। कहा जाता है गिव योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट माने जो हमारे पास है बढ़िया से बढ़िया, ज्यादा से ज्यादा हम दें, तभी मन को संतोष आएगा। एक और विषय जो मेरे ध्यान में आता है कि हमेशा सीखने की वृत्ति बनी रहनी चाहिए। कभी व्यक्ति ऐसा विचार न करे कि मैं तो सब जानता हूं। जिस दिन व्यक्ति ये बोलने लग जाएगा उस दिन उसका पतन होना शुरू हो जाएगा। सीखने की वृत्ति हमेशा रहनी चाहिए। हम नवाचार, नया क्या कर सकते हैं, लेकिन वो भी अपनी सीमाओं में। ये क्या कर सकते हैं, सीमाओं का जरूर ध्यान रखें, तभी जाकर के हम कुछ नवाचार कर सकते हैं। देश आज जो है पूरी दुनिया में प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है, और वो प्रतिष्ठा जो हमारी बढ़ रही है वो हमारे ब्यूरोक्रेसी के योगदान से बढ़ रही है। हमारा योगदान सर्वाधिक है, और इस सर्वाधिक योगदान के नाते से पिछले वर्षों में देश की प्रतिष्ठा ये बढ़ी है। मैं आशा करता हूं कि ये सेवाएं हम निरंतर देते रहें, उसी भावना से, लोक सेवा भावना से हम देते रहें। जितना लोक सेवा भावना अधिक होगी उतना ही हमारा जो लोकतंत्र है वो मजबूत होगा, क्योंकि इस लोकतंत्र में हमारे सरकारी कर्मचारी, हमारी जनता, ये सब मिल करके काम करते हैं। और एक विषय, कर्मचारी कभी भी, जैसा मैंने पहले बताया कि किसी के साथ बंद करके नहीं चलें, खास करके राजनीतिक तौर पर तटस्थ रहना चाहिए, निष्पक्ष रहना चाहिए। हम किसी के साथ इतने जुड़ करके न चलें कि हम तटस्थता का भाव खो बैठें। जितनी बातें आज आपके सामने ये रखी जा रही हैं, ऐसा नहीं है कि ये सब बातें नई हैं। ये सब बातें हमारे भारतीय दर्शन और महाकाव्यों में ये लिखी हैं। और उसमें तो एक बात और भी लिखी है, क्या कि कहा है, मानवता यदि पुष्प है तो नैतिकता उसकी सुगंध है, आचरण यदि सोना है तो नैतिकता उस पर सुहागा है। ये धारणा बहुत प्राचीन है, परंतु आज भी उतनी ही उपयोगी और उतनी प्रासंगिक है। एजेंडा को हमको अमली जामा पहनाने के लिए हमें आज कुछ नए नए विधि विधान ये देखने होंगे। जैसा मैंने टेक्नोलॉजी की बात की है, वैसा ही दुनिया एक ग्लोबल विलेज, ये छोटी दुनिया हो गई है। दुनिया से बहुत कुछ हमको मिल रहा है। सूचना की आज क्रांति, डाटा, इतना डाटा हो गया है कि हम जन सेवा और उसको इस सूचना क्रांति के माध्यम से कर सकते हैं। हमको प्रशासन का एक नया मॉडल ये भी खड़ा करना है, और इस नए मॉडल में जैसा कहा गया कि सरकार कम से कम हो, शासन अधिकतम हो, ताकि हम कम अपने फोर्स में आज ज्यादा कैसे शासन ये कर सकते हैं, गुड गवर्नेंस कैसे हम दे सकते हैं। मुझे आपको आगाह करते हुए एक बात और कहनी है कि कभी कभी हम कुछ गलत काम कर जाते हैं, तो गलत काम करते हैं ये किसी और से तो हम छुपा सकते हैं, लेकिन अपने आप से ये नहीं छुपाए जा सकते। हम हर एक अच्छे बुरे की पहचान हम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमें गलत कामों से भी बचना होगा। और इस गलत काम के लिए एक जो हमारे व्यवहार में कभी कभी एक लालच आ जाता है, एक पैसे की भूख जग जाती है, तो उसमें भ्रष्टाचार नाम की जो एक मैं कहता हूं एक जीवन में वृत्ति बनती है, बहुत घातक है। आखिर ये भ्रष्टाचार ये किससे हम करते हैं, इसका प्रभाव किन लोगों पर जाता है? उन्हीं लोगों पर जाता है जिसको हमने परिवार माना है, जिसको हमने भाई माना है, जिसको बहन माना है। आखिर भ्रष्टाचार करने से हमको भी आनंद नहीं मिलता है। अंतोगत्वा कभी ये भ्रष्टाचार सामने जब खुल के आता है तो लोक लाज भी खत्म होती है। इसलिए इससे हमको बचना चाहिए। हमको जो पैसा मिलता है वो पर्याप्त पैसा मिलता है, अपने परिवार को चलाने की दृष्टि से ये कम नहीं है। तो इस नाते से हम इससे बचें। हाँ, इसके लिए भय भी हो सकता है, कोई दंड भी दिया जा सकता है, लेकिन दंड और भय इससे तो मात्र एक आध व्यक्ति तो ठीक हो सकता है,
लेकिन सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। यदि हमको सिस्टम को ठीक करना है तो हमारे मन में ये विचार दृढ़ता से आना चाहिए कि हम भ्रष्टाचार रूपी इस गंदगी में नहीं फंसेंगे। ऐसा हमको एक मॉडल तैयार करना है। प्रदेश को एक समावेशी और एक तीव्र गति से विकास के नाते से हमको एक मॉडल देना होगा। आर्थिक विकास ये सुनिश्चित करना होगा और तभी हम एक नई कार्य संस्कृति को विकसित कर सकते हैं। हमें अपनी प्रशासनिक दक्षता इसको भी बढ़ाना होगा और ये प्रशासनिक दक्षता बढ़ाने के लिए जैसा कहा गया है कि सरकारी दफ्तर इसमें कोई व्यक्ति चक्कर ना काटे, किसी को परेशानी न हो, ईज ऑफ डूइंग इसका विचार करें। सरलतम तरीके ये जनता को हमको खोजने चाहिए और हम जो मॉडल है स्मार्ट मॉडल यानी SMART, S से सिंपल, M से मॉरल, A से अकाउंटेबल, R से रिस्पॉन्सिबल, T से ट्रांसपेरेंट, इस प्रकार का एक काम हमको आगे बढ़ाना चाहिए ताकि हम स्मार्ट मॉडल ये जनता को एक सरकार का दे सकें। व्यवस्था को सुधारने के लिए हमने जैसे बताया कि ट्रांसपेरेंसी लाने का जो एक नया प्रयोग किया है वो किया है परिवार पहचान पत्र। और इस परिवार पहचान के पत्र के माध्यम से अनेक योजनाएं, अनेक सेवाएं हम प्रोएक्टिव रूप से घर बैठे ये प्रदान कर रहे हैं जो सीधे तौर पर जनता को पहुंच रही हैं। नागरिकों और सरकार के बीच में परिवार पहचान पत्र एक कड़ी बनी है। इस कड़ी के माध्यम से हम चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। आखिर हमारा उद्देश्य जनता को खुश करना है और जनता को खुश करने के लिए एक वाक्य प्रयोग होता है हैप्पीनेस इंडेक्स। और इस हैप्पीनेस इंडेक्स को हरियाणा के बढ़ाने के नाते से हमको अपनी सब जिम्मेदारियां निभानी होंगी। मैं तो एक बात जरूर आपको कहूँगा कि सरकार आपके हित को भी जरूर ध्यान रखेगी और आपका हित यानी आपके जो भी आवश्यकता है उसको पूरा करेंगे और उसको पूरा करने के लिए किसी प्रकार का जो दायित्व सरकार के जिम्मे हैं वो हम पूरा करेंगे। क्योंकि जैसा आपको पता है कि मैं अभी राज्य का वित्त मंत्री भी हूँ और वित्त मंत्री के नाते से वित्त प्रबंधन ये जिम्मेवारी भी मेरी तरफ आती है। तो इस वित्त प्रबंधन के नाते से कभी भी किसी प्रकार की मुश्किल आपको नहीं आने देंगे। बहुत ऐसे प्रदेश हैं कि जो समय पर वेतन भी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हमने अपने कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग उसका लाभ तुरंत दिया है, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं आने दी है। तो मैं इस प्रकार से दक्षता के इस उच्च मानक को स्थापित करने के लिए आप सबका सहयोग चाहूँगा। आप सभी अग्रणी बन करके 2,17,00,000 जनता का दिल जीतने का काम करें, अपने काम की क्षमता बढ़ाएं। इस प्रकार से हम लोग सब मिलकर के आगे बढ़ेंगे। अब एक विषय मैं फिर से दोहराता हूं कि प्रारंभ में मैंने एक शुरुआत में सवाल किया था कि आखिर मिशन कर्मयोगी की जरूरत क्यों है। जवाब वही है कि जो सूचनाएं हमको मिलती हैं, जो भी शिकायतें मिलती हैं, उन शिकायतों के बाद कई बार ये महसूस किया जाता है कि कहीं ना कहीं जनता की सेवा में अभी कोई कमी है। तो उस कमी को दूर करने के लिए हम यदि सब मिलकर के इस काम को करेंगे और निश्चित रूप से इस कार्य को करने के लिए आज का जो ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है ये हिप्पा संस्थान के माध्यम से चलाया जा रहा है। हिप्पा संस्थान की मैं सराहना करता हूँ। हमने IIT, IIM, लोक प्रशासन, योग गुरुओं, प्रतिष्ठित अग्रणी नेताओं से, हमने महानुभावों से, इन सभी से जो सुझाव लेकर के इस कार्यक्रम को आगे चलाया है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। मैं इसके लिए आप सबका, हिप्पा का शुक्रगुजार हूँ। सरकारी सिस्टम और तंत्र को ऐसा बनाएंगे नैतिकता जिसमें सिखाने की जरूरत न पड़े। सरकार से और तंत्र से जो सब लोग जुड़ेंगे स्वाभाविक रूप से नैतिकता के ताने बाने में वो बंध जाए और उस नाते से नैतिकता में अपने आप हम लोग काम को आगे बढ़ाएं। इस तंत्र के माध्यम से हम काम करेंगे, हमको सफलता मिलेगी। इन्हीं बातों के साथ मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं।